Hello everyone, this is Soumya Sakhuja. Welcome back to Study with Soumya. In today's video, we are diving into part 3 of chapter 16, Law Relating to Patents, from the subject ECIPL for CS Executive Students. We'll be starting with section 17, breaking down its key points and implications. If you have been following along, you know we are making complex legal concepts easy to understand. Whether you are a law student, a professional, or just curious about patent law, this series is designed to help you grasp the essentials. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you never miss an update. Let's get started. The first topic is Section 17, Power of Controller to make orders respecting dating of application and cases of anticipation. At any time after filing the application and before grant of patent, Controller may, at the request of the applicant, direct that application shall be post-dated to such date as specified in the request. सेक्शन 17 ये कहता है कि जब भी एक पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल होती है और उस पेटेंट को ग्रांट करने से पहले तक, दैट इज़ आप कंट्रोलर को एप्लीकेशन दे सकते हो एट एनी टाइम जब आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी है एंड बिफोर आपको वो पेटेंट ग्रांट हुआ है, आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो एंड कंट्रोलर आपकी एप्लीकेशन के रिक्वेस्ट पे एप्लीकेशन की डेट बदल सकता है, दैट इज़ वो उसको पोस्ट डेटेड कर सकता है. द एप्लीकेशन शैल नॉट बी पोस्ट डेटेड टू अ डेट लेटर देन 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वॉज एक्चुअली मेड और डीम्ड टू बी मेड. लेकिन ये पोस्ट डेटिंग सिर्फ उस डेट तक की जा सकती है जो एप्लीकेंट रिक्वेस्ट में स्पेसिफाई करे एंड मैक्सिमम 6 months तक ही आप पोस्ट डेट कर सकते हो. इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपने आज एक पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया है और आप चाहते हो कि उस एप्लीकेशन की डेट चेंज कर दे, तो आप कंट्रोलर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम सिर्फ 6 months का ही टाइम ले सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपने 1 जनवरी को एक पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया. बाद में आपको लगता है कि आपको थोड़ा और टाइम चाहिए डेटा या डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के लिए, तो आप कंट्रोलर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि एप्लीकेशन का डेट लेट्स से 1 अप्रैल कर दे. लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दैट ये मैक्सिमम 6 months तक ही हो सकता है. अगर आप कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करोगे कि आपकी एप्लीकेशन 1 जुलाई तक की कर दी जाए, तो वो नहीं होगी. ये पोस्ट डेटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है कि आपके पास पहले से काफ़ी डेटा या प्रूफ्स ना हो, बट आप एप्लीकेशन जल्दी फाइल करना चाहते हैं. पोस्ट डेटिंग आपको थोड़ा सा और टाइम दे सकती है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा इकट्ठा कर लो, बट आप इसका मिसयूज़ नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज सेक्शन 18, पावर ऑफ कंट्रोलर इन केसेस ऑफ एंटिसिपेशन. Section 18 says that where it appears to the controller that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification has been anticipated, he may refuse the application unless the applicant, and then we have 2 points. Section 18 ये कहता है कि अगर कंट्रोलर को लगता है कि आपके पेटेंट एप्लीकेशन में जो इन्वेंशन क्लेम की गई है वो पहले से ही किसी और डॉक्यूमेंट या पेटेंट में क्लेम की गई है, दैट इज़ इट इज़ एंटिसिपेटेड, तो वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है. बट एप्लीकेंट के पास 2 ऑप्शंस होते हैं. फर्स्ट इज shows to the satisfaction of the controller that the priority date of the claim of his complete specification is not later than the date on which the relevant document was published. फर्स्ट इज़ कि वो प्रायोरिटी डेट का प्रूफ कर दे, दैट इज़ एप्लीकेंट ये प्रूफ करे कि उसके पेटेंट क्लेम की प्रायोरिटी डेट उस डॉक्यूमेंट के पब्लिश होने की डेट से पहले है जिसमें वही इन्वेंशन पहले से क्लेम है. अगर एप्लीकेंट ये प्रूफ कर देता है तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी. सेकेंड इज अमेंड्स हिज कंप्लीट स्पेसिफिकेशन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंट्रोलर. अगर एप्लीकेंट अपने पेटेंट क्लेम को इस तरह से अमेंड कर दे, दैट इज़ वो मॉडिफाई करे कि वो कंट्रोलर की सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग हो, तब भी वो एप्लीकेशन कंट्रोलर रिजेक्ट नहीं करता. फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपने एक पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया, बट कंट्रोलर को लगता है कि वो इन्वेंशन पहले से ही किसी और डॉक्यूमेंट में क्लेम किया गया है. अगर आप प्रूफ कर देते हो कि आपके क्लेम का प्रायोरिटी डेट
उस डॉक्यूमेंट पब्लिश होने से पहले का है तो आपकी पेटेंट एप्लीकेशन को प्रोसीड किया जाएगा। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्रूव इट तो आपको अपना एप्लीकेशन अमेंड करना पड़ेगा, दैट इज़ उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि वो कंट्रोलर को एक्सेप्टेबल लगे। If it appears to the controller that the invention is claimed in a claim of any other complete specification, he may direct that a reference to that other specification be inserted. अगर कंट्रोलर को लगता है कि आपके इन्वेंशन का क्लेम किसी दूसरे एप्लीकेंट के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में भी क्लेम किया गया है तो वो आपके स्पेसिफिकेशन में आपको एक रेफरेंस डालने को बोल सकता है। Unless the applicant shows to the satisfaction of the controller that priority date of his claim is not later than the priority date of the claim of the said other specification or complete specification has been amended. लेकिन अगर आप फिर से ये प्रूव कर देते हो कि आपके क्लेम की प्रायोरिटी डेट उस दूसरे क्लेम के पहले से है तो फिर ये रेफरेंस डालने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर आप अपना स्पेसिफिकेशन अमेंड कर देते हो तो भी आपको नीड नहीं है। So now let's summarize section 17 and 18. Section 17 में power of controller है to make orders for dating of application. कंट्रोलर के पास ये पावर है कि एप्लीकेंट की रिक्वेस्ट पर पेटेंट एप्लीकेशन की डेट को पोस्ट डेटेड कर दिया जाए, लेकिन ये मैक्सिमम 6 मंथ्स तक ही हो सकता है। सेक्शन 18 में है पावर ऑफ कंट्रोलर इन केसेस ऑफ एंटिसिपेशन। अगर कंट्रोलर को लगता है कि आपका इन्वेंशन पहले से ही किसी और डॉक्यूमेंट या पेटेंट में क्लेम किया गया है तो वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है, बट 2 केसेस है जिसमें ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट, एप्लीकेंट प्रूव कर दे कि उसकी प्रायोरिटी डेट पहले की है, या फिर वो अपनी स्पेसिफिकेशन को अमेंड कर दे अकॉर्डिंग टू द कंट्रोलर सेटिस्फैक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट. Patent infringement is the violation of the exclusive rights of the patent holder. पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब ये होता है कि किसी पेटेंट होल्डर के एक्सक्लूसिव राइट्स को वायलेट करना, दैट इज़ उसका उल्लंघन करना। पेटेंट्स एक्ट 1970 does not specifically define activities or situations that constitute patent infringement. Section 48 of the Patents Act give the patent holder or patentee an exclusive right to exclude any third party from making, using, offering, selling, manufacturing, etc. the patented invention or product or process during the valid term of the patent. Patents Act 1970 में स्पेसिफिकली नहीं बताया है कि कौन सी एक्टिविटीज़ या सिचुएशंस पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट में आएंगी, बट सेक्शन 48 ये कहता है कि पेटेंट होल्डर को एक्सक्लूसिव राइट मिलते हैं अपनी इन्वेंशन या प्रोसेस पर, दैट इज़ कोई भी थर्ड पार्टी बिना पेटेंट होल्डर के परमिशन के उस इन्वेंशन को ना ही बना सकती है, ना ही यूज़ कर सकती है, ना ही उसको सेल या मैन्युफैक्चर कर सकती है जब तक कि वो पेटेंट वैलिड है। दिस एसेंशियली क्रिएट्स अ मोनोपोलिस्टिक राइट्स ओवर द पेटेंटेड इन्वेंशन। दस एनी एक्टिविटी which violates such a monopoly can be considered a patent infringement. ये एक्सक्लूसिव राइट पेटेंट होल्डर को एक तरह का मोनोपोली देते हैं उस इन्वेंशन पर। अगर कोई भी पर्सन या कंपनी इस मोनोपोली को वायलेट करता है तो इसको पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है। In cases of patent infringement, the patent holder has the right to sue the infringing party to get relief and compensation for the damage caused. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक नया मोबाइल चार्जर का पेटेंट लिया है एंड उस पेटेंट के जब वो पेटेंट वैलिड है उसी के ड्यूरिंग कोई दूसरा इंसान या कंपनी बिना आपके परमिशन के उसी तरह का चार्जर बनाकर सेल करता है तो ये पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट है। इस सिचुएशन में आप उस पार्टी पर केस कर सकते हो और कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो जो भी आपको उसका नुकसान हुआ है उसके लिए। पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के केसेस में कोर्ट में जाकर आपको रिलीफ मिल सकता है, जैसे उस इन्फ्रिंजिंग प्रोडक्ट को मार्केट से हटा दिया जाए या कोई भी आपको फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन मिले। नेक्स्ट इज सेक्शन 19. Section 19 provides that in consequence of the investigation, if it appears to the controller that an invention in respect of which an application for a patent has been made cannot be performed
without substantial risk of infringement of a claim of any other patent, he may direct that a reference to that other patent be inserted in the applicant's complete specification by way of notice to the public within such time as may be prescribed. सेक्शन 19 कहता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कंट्रोलर को लगता है कि आपका पेटेंट एप्लीकेशन किसी दूसरे एग्जिस्टिंग पेटेंट का इन्फ्रिंजमेंट कर सकता है, तो वो आपके पेटेंट स्पेसिफिकेशन में उस दूसरे पेटेंट का रेफरेंस डालने का ऑर्डर दे सकता है। ये रेफरेंस एक पब्लिक नोटिस के फॉर्म में होता है ताकि लोगों को पता चल सके कि आपका इन्वेंशन किसी पहले से एग्जिस्टिंग पेटेंट से रिलेटेड हो सकता है। बट आप इस सिचुएशन से बचने के लिए दो ऑप्शंस हैं आपके पास, दैट इज़ the applicant shows to the satisfaction of the controller that there are reasonable grounds for contesting the validity of the said claim of the other patent. First, कि आप दूसरे के पेटेंट को चैलेंज कर सकते हो। एप्लीकेंट कंट्रोलर को ये दिखा सकता है कि दूसरे पेटेंट का क्लेम वैलिड ही नहीं है। जैसे एप्लीकेंट आर्ग्यू कर सकता है कि दूसरा पेटेंट नोवेल्टी या इन्वेंटिवनेस का क्राइटेरिया पूरा ही नहीं करता। अगर कंट्रोलर को ये चैलेंज वैलिड लगता है तो रेफरेंस की नीड नहीं है। सेकेंड इज कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज अमेंडेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंट्रोलर। सेकेंड है कि आप अपनी स्पेसिफिकेशन को मॉडिफाई कर दो। एप्लीकेंट अपने पेटेंट एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकता है, दैट इज़ वो क्लेम्स को ऐसे चेंज कर सकता है कि वो दूसरे पेटेंट का इन्फ्रिंजमेंट ना करे। अगर ये मॉडिफिकेशंस कंट्रोलर को एक्सेप्टेबल लगते हैं तो आपको रेफरेंस देने की नीड नहीं है। The reference shall be inserted in the following form, namely, reference has been directed in pursuance of Section 9 subsection 2 of the Patents Act 1970 to patent number dash। रेफरेंस इस फॉर्म में इंसर्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि एक कंपनी एक नए प्रोडक्ट का पेटेंट फाइल करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान कंट्रोलर को लगता है कि ये प्रोडक्ट किसी दूसरे एग्जिस्टिंग पेटेंट का इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है। ऐसे में कंट्रोलर ये कह सकता है कि इस नए पेटेंट एप्लीकेशन में उस पुराने पेटेंट एप्लीकेशन का रेफरेंस दिया जाए। लेकिन अगर कंपनी ये प्रूव कर देती है कि दूसरा पेटेंट क्लेम वैलिड ही नहीं है, या फिर अपने प्रोडक्ट को वो ऐसे मॉडिफाई करती है कि वो दूसरे पेटेंट को कॉन्फ्लिक्ट ना करे, तो इन दो केसेस में आपको रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। इस सेक्शन का पर्पस ये है कि नए पेटेंट्स बिना किसी दूसरे के राइट्स को इन्फ्रिंज करके ग्रांट हो और सभी इन्वेंशंस को फेयर प्रोटेक्शन मिल सके। There, after a reference to another patent has been inserted in the complete specification in pursuance of a direction under Section 19 subsection 1, सेक्शन 19 के अंदर अगर कंट्रोलर के डायरेक्शन पर एप्लीकेंट ने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में किसी दूसरे पेटेंट का रेफरेंस इंसर्ट किया है, तो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में एप्लीकेंट उस रेफरेंस को डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। फर्स्ट इज दैट द अदर पेटेंट इज रिवोक्ड और सीजेस टू बी इन फोर्स। दूसरा पेटेंट रिवोक हो गया है या इनवैलिड हो गया है। अगर वो दूसरा पेटेंट कैंसिल हो जाता है या फिर उसका वैलिडिटी पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो उसको रेफरेंस दे सकते हैं एंड उसको डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। सेकेंड इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट अदर पेटेंट इज़ अमेंडेड बाय डिलीशन ऑफ द रेलिवेंट क्लेम। रेलिवेंट क्लेम डिलीट हो गई है। अगर दूसरे पेटेंट के स्पेसिफिकेशन में ऐसे चेंजेस किए गए जिससे कि वो रेलिवेंट क्लेम डिलीट कर दिया गया है, तो फिर भी रेफरेंस को डिलीट करने का एप्लीकेशन दे सकते हो आप। Third is found in the proceeding before the court or controller that the relevant claim of that other patent is invalid or is not infringed by any working of the applicant's invention। अगर किसी कोर्ट या कंट्रोलर के प्रोसीडिंग्स के दौरान ये डिसाइड होता है कि दूसरे पेटेंट का रेलिवेंट क्लेम इनवैलिड है या फिर एप्लीकेंट के इन्वेंशन के काम से उस पेटेंट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है, तो एप्लीकेंट रेफरेंस डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर दूसरा पेटेंट या उसका रेलिवेंट क्लेम किसी तरह से वैलिड नहीं रहता है, तो उसका इन्फ्रिंजमेंट प्रूव नहीं होता है, तो एप्लीकेंट अपने पेटेंट स्पेसिफिकेशन से
उस रेफरेंस को हटा सकता है कंट्रोलर को एक एप्लीकेशन देके। सो नाउ लेट्स समराइज सेक्शन 19। सेक्शन 19 को हमने 2 पार्ट्स में पढ़ा था। सबसे पहले था कि अगर कंट्रोलर को लगता है कि आपका पेटेंट एप्लीकेशन किसी दूसरे पेटेंट का इन्फ्रिंजमेंट कर सकता है, तो वो आपके पेटेंट स्पेसिफिकेशन में उस दूसरे पेटेंट का रेफरेंस डालने का ऑर्डर दे सकता है। बट 2 केस हैं जिसमें ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट, अगर एप्लीकेंट कंट्रोलर को प्रूव कर दे कि वो पेटेंट क्लेम वैलिड ही नहीं है, एंड सेकंड कि वो अमेंडमेंट कर ले अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंट्रोलर। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा, अगर बाद में वो दूसरा पेटेंट या तो रिवोक हो जाता है या उसका रेलेवेंट क्लेम डिलीट हो जाता है, या फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग या कंट्रोलर के डिसीजन के बाद ये प्रूफ हो जाता है कि इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है, तो एप्लीकेंट कंट्रोलर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उस रेफरेंस को हटा दिया जाए। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन 20, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट्स। सेक्शन 20 कहता है कि अगर किसी ने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल किया है और किसी पर्सन या पार्टी ने रिटन एग्रीमेंट, असाइनमेंट या किसी और लीगल तरीके से अपने हक को उस इन्वेंशन पर इस्टेब्लिश कर दिया है, तो वो पर्सन या पार्टी कंट्रोलर के सामने क्लेम कर सकता है कि उनका नाम उस पेटेंट एप्लीकेशन में ऐड किया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपना इन्वेंशन किसी और को राइटिंग में दिया है या फिर आपका इन्वेंशन किसी अग्रीमेंट के अंदर आता है, तो आप या कोई भी और पर्सन कंट्रोलर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उस पर्सन का नाम पेटेंट एप्लीकेशन में ऐड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कंपनी ए ने एक नए सोलर पैनल डिज़ाइन का पेटेंट अप्लाई किया। पेटेंट फाइल करने के बाद कंपनी ए का एक पार्टनर मिस्टर बी कहता है कि उन्होंने और कंपनी ए ने एक रिटन एग्रीमेंट किया था जिसमें कंपनी ए ने मिस्टर बी को इन्वेंशन का एक हिस्सा दिया था। मिस्टर बी कहते हैं कि अगर पेटेंट ग्रांट होता है तो उस पेटेंट का हक उनके पास भी होना चाहिए। अब मिस्टर बी अपने राइट्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका नाम भी पेटेंट एप्लीकेशन में ऐड किया जाए। अगर कंट्रोलर को ये क्लेम वैलिड लगेगा तो वो ऑर्डर दे सकता है कि पेटेंट एप्लीकेशन में मिस्टर बी का नाम भी ऐड किया जाए या फिर पेटेंट को उन दोनों के नाम से प्रोसीड किया जाए। लेट्स रीड, no such direction shall however be given by virtue of any assignment or agreement made by one of the 2 or more joint applicants for a patent except with the consent of other joint applicant or applicants। लेकिन अगर ये इन्वेंशन 2 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स के साथ मिलकर बनाई गई है तो बिना दूसरे एप्लीकेंट की परमिशन के ये चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कंपनी ए और कंपनी बी ने मिलकर एक न्यू लेट्स से बैटरी टेक्नोलॉजी पर काम किया और उसका पेटेंट अप्लाई करा। अगर कंपनी ए अपना उस इन्वेंशन का हिस्सा मिस्टर सी को सेल करना चाहती है तो बिना कंपनी बी की परमिशन के ये असाइनमेंट नहीं हो सकता। फर्दर, नो सच डायरेक्शन शैल बी गिवन by virtue of any assignment or agreement for assignment of the benefit of an invention unless, but इसके कुछ special cases हैं। First is, the invention is identified therein by reference to the number of applications for the patent। अगर agreement में invention के reference पर उस patent application number के साथ दिया गया है तभी वो assignment valid माना जाएगा। Second is, there is produced to the controller an acknowledgement by the person by whom the assignment or agreement was made, या फिर agreement में लिखने वाले person ने ये accept किया हो कि ये assignment या agreement उसी invention के लिए है जो patent application में फाइल किया गया है। Third is, the rights of the claimant in respect of the invention have been finally established by the decision of the court। अगर कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि क्लेमेंट का इन्वेंशन पर हक है तो फिर कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट जा सकती है कि उसका एप्लीकेशन में नेम ऐड करे। एंड फोर्थ, द कंट्रोलर गिव्स डायरेक्शन, या फिर कंट्रोलर ऐसे डायरेक्शंस देता है। सो वी हैव 4 कीवर्ड्स हियर। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंशन, सेकंड इज एक्नॉलेजमेंट, थर्ड इज डिसीजन ऑफ द कोर्ट एंड फोर्थ इज डायरेक्शन ऑफ द कंट्रोलर। उसके बाद 2 केसेस हैं। फर्स्ट इज़ कि अगर कोई डेथ हो जाती है किसी एप्लीकेंट की, एंड नेक्स्ट इज़ अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है। सो
When one of the two or more joint applicants for a patent dies at any time before the patent has been granted, the controller may, upon a request made by the survivor or survivors and with the consent of the legal representative of the deceased, direct that the application shall proceed in the name of the survivor or survivors alone. अगर पेटेंट के मल्टीपल जॉइंट एप्लीकेंट्स में से किसी एक एप्लीकेंट की डेथ हो जाती है, तो जो भी पर्सन रह गया है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसका नाम पेटेंट एप्लीकेशन में अकेले या दूसरे सर्वाइवर के साथ ही प्रोसीड किया जाए, बट उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कंसेंट लगेगी इसमें। फॉर एग्जांपल, कंपनी एक्स और मिस्टर वाई ने मिलकर एक न्यू लेट्स से इलेक्ट्रिक मोटर का पेटेंट फाइल करा। फाइलिंग के बाद मिस्टर वाई की डेथ हो जाती है। अब कंपनी एक्स कंट्रोलर के पास जाके रिक्वेस्ट कर सकती है कि पेटेंट एप्लीकेशन में मिस्टर वाई का नाम ना आए, सिर्फ कंपनी एक्स का नाम हो, बट टू डू दैट मिस्टर वाई की लीगल रिप्रेजेंटेटिव का कंसेंट लगेगा। If any dispute arises between the joint applicants for a patent, the application should be proceeded with. The controller may, upon an application made by any of the parties, and after giving to all parties concerned an opportunity of being heard, give such direction as it thinks fit. अगर दो से ज़्यादा applicants के बीच डिस्प्यूट होता है कि पेटेंट एप्लीकेशन कैसे प्रोसीड करे, तो उनमें से कोई भी एप्लीकेंट कंट्रोलर के सामने जा सकता है। कंट्रोलर सब पार्टीज़ को सुनने के बाद, दैट इज़ उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा एंड फाइनल डिसीजन लेगा कि कौन से एप्लीकेंट्स के नाम से पेटेंट प्रोसीड करेगा एंड ये प्रोसेस कैसे आगे प्रोसीड होगा। सो नाउ लेट्स समराइज सेक्शन 20। सेक्शन 20 में है सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट्स। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेक्शन 20 कहता है कि अगर पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के बाद किसी रिटन एग्रीमेंट या असाइनमेंट के थ्रू इन्वेंशन के राइट्स क्लेम किए हैं, तो वो पर्सन कंट्रोलर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसका नाम भी एप्लीकेशन में ऐड कर दिया जाए। उसके बाद हमने पढ़े 4 स्पेशल कंडीशंस। फर्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंशन, सेकेंड वाज एक्नॉलेजमेंट, थर्ड इज़ कोर्ट्स डिसीजन एंड फोर्थ इज़ डायरेक्शन ऑफ द कंट्रोलर। उसके बाद हमने 2 चीज़ें पढ़ी कि अगर किसी एक एप्लीकेंट की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, एंड लास्ट हमने पढ़ा कि अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या होता है। सो अगर किसी एप्लीकेंट की डेथ हो जाती है तो जो भी सर्वाइवर है वो एप्लीकेशन को अकेला प्रोसीड कर सकता है, बट लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी डिसीज्ड का है उसकी कंसेंट इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्ट, अगर एप्लीकेंट्स के बीच डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो कंट्रोलर सबको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है एंड फाइनल डिसीजन देता है कि आपकी एप्लीकेशन को अब कैसे प्रोसीड करा जाएगा। सो सेक्शन 20 को हमने 4 पार्ट्स में पढ़ा। फर्स्ट हो गया आपका कि अगर कोई असाइनमेंट या अग्रीमेंट है तो आप उसको कंट्रोलर को एप्लीकेशन दे सकते हो कि आपका नाम ऐड करें। फिर हमने पढ़ी 4 स्पेशल कंडीशंस। उसके बाद हमने पढ़ा इन केस ऑफ डेथ, एंड लास्ट हमने पढ़ा डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट। Next is time for putting application in order for grant, section 21. Section 21 of the Act provides that an application for a patent shall be deemed to have been abandoned unless the applicant has complied within the prescribed period with all the requirements imposed on him by or under the Act. Section 21 कहता है कि अगर पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के बाद एप्लीकेंट ने कंट्रोलर की तरफ से ऑब्जेक्शंस या रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर फुलफिल नहीं किया तो एप्लीकेशन को अबैंडन माना जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। जब आप पेटेंट के लिए अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन के दौरान कंट्रोलर आपको ऑब्जेक्शंस या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए भेज सकता है जो आपके कंप्लीट स्पेसिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड होती है। अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर पूरी नहीं करोगे तो आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अबैंडन माना जाएगा और उस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू नहीं करा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये रिक्वायरमेंट्स हो सकती है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है या किसी स्पेसिफिकेशन को रिवाइज करना है या कोई भी जो ऑब्जेक्शन रेज हुआ है उसका आंसर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ करते हैं कि कंपनी एक्स ने लेट्स से एक नए स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी का पेटेंट कराया।
कंट्रोलर को कुछ ऑब्जेक्शंस मिलते हैं, जैसे कि स्पेसिफिकेशन में कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है। कंट्रोलर इन ऑब्जेक्शंस को कंपनी एक्स को भेजेगा और एक टाइम पीरियड देगा कि लेट्स से 6 वीक्स में आप इसका रिप्लाई करो। कंपनी एक्स को इन 6 वीक्स में ऑब्जेक्शंस का जवाब देना होगा और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। अगर कंपनी एक्स इन रिक्वायरमेंट्स को उस टाइम पीरियड के अंदर फुलफिल नहीं करेगा तो उसकी एप्लीकेशन को अबैंडन मान लिया जाएगा और उनका पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस एफिशिएंट और टाइमली रहे और जो एप्लीकेंट्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं उनकी एप्लीकेशंस को टाइमली रिजेक्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट इज सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 एक्सटेंशन फॉर पेंडिंग अपील्स। सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर सबसेक्शन 1 के अंदर प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड ख़त्म होने पर एप्लीकेंट का अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो एप्लीकेंट टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है। इन शॉर्ट ये सेक्शन दो चीज़ें क्लैरिफाई करता है। फर्स्ट इज़ कि अगर मेन इन्वेंशन के पेटेंट एप्लीकेशन का अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो एप्लीकेंट हाई कोर्ट से टाइम एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट कर सकता है ताकि वो कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। ये एक्सटेंशन हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा। एंड सेकंड इज़ कंट्रोलर्स रोल। अगर अपील फाइल करने का टाइम पीरियड अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो कंट्रोलर भी एप्लीकेंट को और टाइम दे सकता है। अगर अपील उस एडिशनल टाइम पीरियड में फाइल होती है और हाई कोर्ट एक्सटेंशन ग्रांट करता है तो एप्लीकेंट को कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट्स को उस एक्सटेंशन पीरियड में पूरा करना होगा। फॉर एग्जांपल, सपोज़ कंपनी ए ने अपने न्यू एआई सॉफ्टवेयर के पेटेंट के लिए अप्लाई किया लेकिन कंट्रोलर ने उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए। कंपनी ए ने हाई कोर्ट में अपील किया और उस अपील के दौरान उनका स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ख़त्म हो गया। अब कंपनी ए हाई कोर्ट से टाइम एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट कर सकती है ताकि वो उन ऑब्जेक्शंस को पूरा कर सके। हाई कोर्ट उनकी रिक्वेस्ट को रिव्यू करके एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है। ये सेक्शन एप्लीकेंट्स को एक और चांस देता है ताकि अगर उनका केस कोर्ट में पेंडिंग है तो उन्हें पेटेंट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए थोड़ा सा और टाइम मिल सके। सो नाउ लेट्स समराइज सेक्शन 21। सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा कि अगर एप्लीकेंट ने कंट्रोलर के दिए गए ऑब्जेक्शंस या रिक्वायरमेंट्स को प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर पूरा नहीं किया तो इसका पेटेंट एप्लीकेशन अबैंडन हो जाएगा। एंड देन हमने पढ़ा सेक्शन 21 सबसेक्शन 2, दैट इज़ अगर प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड ख़त्म होने पर एप्लीकेंट का अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो एप्लीकेंट हाई कोर्ट से टाइम एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट कर सकता है ताकि वो कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। बट अगर वो अपील का पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है तो कंट्रोलर भी ये एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन 25 ऑपोजिशन टू द पेटेंट। Section 25 of the Act deals with the opposition to grant of patent and provides that where an application for a patent has been published but a patent has not been granted, any person may in writing represent by way of opposition to the controller against the grant of the patent on the following grounds. Section 25 के अंदर अगर किसी पेटेंट एप्लीकेशन को पब्लिश कर दिया गया है बट अभी तक पेटेंट ग्रांट नहीं हुआ है तो कोई भी पर्सन कंट्रोलर को राइटिंग में ऑपोजिशन फाइल कर सकता है। ये ऑपोजिशन कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स के बेसिस पर होती है और कंट्रोलर उस पर्सन को सुनने के बाद स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में अपना डिसीजन देगा। लेट्स अंडरस्टैंड द ग्राउंड्स फॉर विच ऑपोजिशन में बी फाइल्ड इन डिटेल। कीप ऑन राइटिंग द कीवर्ड्स फॉर द पॉइंट्स एज आई एक्सप्लेन। फर्स्ट इज क्लॉज ए, wrongful obtaining of invention। अगर किसी पर्सन का ये मानना है कि पेटेंट एप्लीकेंट ने इन्वेंशन या उसका कोई हिस्सा उससे या उसके थ्रू किसी दूसरे पर्सन से गलत तरीके से लिया है तो वो पर्सन ऑपोजिशन फाइल कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज कंपनी ए ने एक न्यू डिवाइस का पेटेंट फाइल किया बट कंपनी बी ये क्लेम करती है
कि ये इन्वेंशन उनकी रिसर्च टीम से ली गई है, तो कंपनी भी ऑपोजिशन फाइल कर सकती है। सेकंड इज क्लॉज बी, प्रायर पब्लिकेशन। अगर इन्वेंशन की कोई भी क्लेम किसी पब्लिकेशन में एप्लीकेंट के प्रायोरिटी डेट से पहले पब्लिश हो चुकी है, तो ये भी ऑपोजिशन का बेसिस बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी एक्स ने पेटेंट फाइल किया है लेकिन उसी टेक्नोलॉजी का एक रिसर्च पेपर पहले से ही पब्लिश हो चुका है, तो ऑपोजिशन फाइल की जा सकती है। थर्ड इज क्लॉज सी, अर्लियर पेटेंट क्लेम। अगर कोई दूसरी पेटेंट एप्लीकेशन जो पहले फाइल हुई हो उसी इन्वेंशन को क्लेम कर रही है जिसे न्यू एप्लीकेंट ने क्लेम किया है, तो भी ऑपोजिशन फाइल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कंपनी वाई ने एक न्यू बैटरी टेक्नोलॉजी का पेटेंट अप्लाई किया, बट कंपनी जेड का पहले से ही एक ग्रांटेड पेटेंट है जो सेम टेक्नोलॉजी को क्लेम करता है, तो कंपनी जेड ऑपोजिशन फाइल कर सकती है। फोर्थ इज क्लॉज डी, पब्लिक नॉलेज और यूज़। अगर इन्वेंशन पब्लिकली नोन या पब्लिकली यूज्ड है इंडिया में, तो एप्लीकेंट की प्रायोरिटी डेट से पहले तो ऑपोजिशन फाइल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी बी ने एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पेटेंट फाइल किया, बट ये प्रोसेस ऑलरेडी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, तो ये ग्राउंड बन सकता है ऑपोजिशन के लिए। फिफ्थ इज क्लॉज ई, ऑब्वियसनेस। अगर इन्वेंशन क्लियरली ऑब्वियस है पर उसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप नहीं है, तो ये भी ऑपोजिशन का बेसिस बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कंपनी सी का पेटेंट सिर्फ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का माइनर मॉडिफिकेशन है, तो ये ऑब्वियसनेस के ग्राउंड पर अपोज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज क्लॉज एफ, नॉट एन इन्वेंशन। अगर क्लेम्ड इन्वेंशन एक्चुअली इन्वेंशन नहीं है इस एक्ट के अंदर, या फिर कोई नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर है, तो ऑपोजिशन फाइल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी टी ने एक ऐसा एल्गोरिदम पेटेंट किया जो एक्ट के अंदर नॉन पेटेंटेबल है, तो इस बेस पर ऑपोजिशन फाइल किया जा सकता है। सेवेंथ इज क्लॉज जी, इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर। अगर स्पेसिफिकेशन क्लियरली और सफिशेंटली इन्वेंशन को डिस्क्राइब नहीं करती है, तो ये भी ऑपोजिशन का रीज़न बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ई का पेटेंट वेग और अनक्लियर है कि इन्वेंशन कैसे काम करेगी, तो ऑपोजिशन फाइल हो सकता है। एट्थ इज क्लॉज एच, फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर एप्लीकेंट ने कंट्रोलर को गलत या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी है, तो ऑपोजिशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी एफ ने अपनी पेटेंट एप्लीकेशन में गलत डेटा सबमिट किया है जो उन्हें पता था कि गलत है, दैट इज़ उन्होंने इंटेंशनली गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो ये भी ऑपोजिशन का बेसिस बन सकता है। नाइन्थ इज क्लॉज आई, कन्वेंशन एप्लीकेशन। अगर कन्वेंशन एप्लीकेशन 12 मंथ्स के अंदर फाइल नहीं हुई है, तो ऑपोजिशन फाइल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी जी ने एक दूसरे देश में पहले एप्लीकेशन फाइल किया था लेकिन इंडिया में 12 मंथ के बाद अप्लाई किया, तो ऑपोजिशन हो सकता है। 10th इज क्लॉज जे, रॉन्ग सोर्स डिस्क्लोजर। अगर बायोलॉजिकल मटेरियल का सोर्स गलत मेंशन किया गया है, तो ऑपोजिशन फाइल किया जा सकता है। एग्जाम्पल, सपोज कंपनी एच ने एक लेट्स से प्लांट बेस्ड ड्रग का पेटेंट फाइल किया, बट उस प्लांट का सोर्स रॉन्गली मेंशन्ड है, तो ऑपोजिशन हो सकता है। एंड लास्ट इज पॉइंट 11, दैट इज क्लॉज के, एंटिसिपेशन बाय लोकल नॉलेज। अगर इन्वेंशन किसी लोकल या इंडिजिनस कम्युनिटी के नॉलेज से पहले से ही रिलेटेड है, तो ये भी ऑपोजिशन का ग्राउंड बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी आई ने एक हर्बल मेडिसिन का पेटेंट फाइल किया लेकिन वो फॉर्मूला पहले से ही एक ट्राइबल कम्युनिटी के पास था, तो ऑपोजिशन फाइल किया जा सकता है। सो ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि सिर्फ जेन्युइन इन्वेंशंस को ही पेटेंट प्रोटेक्शन मिले और गलत या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को पेटेंट ग्रांट ना हो। नेक्स्ट इज
Section 25, subsection 2. Let's read. It entitles any interested person to give notice of opposition to the controller in the prescribed manner at any time after the grant of the patent, but before the expiry of period of 1 year from the date of publication of grant of patent on any of the following grounds. सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 बताता है कि किसी भी इंटरेस्टेड पर्सन को ये राइट दिया गया है कि वो कंट्रोलर को ऑपोजिशन का नोटिस दे सकता है, बट ये नोटिस तभी फाइल किया जा सकता है जब पेटेंट ग्रांट हो चुका हो और उसके ग्रांट के पब्लिकेशन से 1 साल के अंदर हो। इस ऑपोजिशन के सेम ग्राउंड्स है जो हमने अभी सबसेक्शन 1 में पढ़े थे, दैट इज़ इन्वेंशन गलत तरीके से ली हो, पहले से पब्लिश्ड हो, पब्लिकली नोन या यूज्ड हो, ऑब्वियस हो या नॉन पेटेंटेबल हो, एक्सेट्रा। इस प्रोसेस से ये इंश्योर किया जाता है कि अगर पेटेंट ग्रांट होने के बाद किसी को लगता है कि यह ग्राउंड्स वैलिड है तो वो अपोजिशन फाइल किया जा सकता है ताकि गलत पेटेंट्स को चैलेंज किया जा सके। सो सबसेक्शन 1 में पेटेंट पब्लिश हुआ था बट अभी ग्रांट नहीं हुआ था, तो ग्राउंड्स हमने स्टेट किए थे सबसेक्शन 1 में, बट सबसेक्शन 2 में पेटेंट ऑलरेडी ग्रांट हो गया है बट 1 साल एक्सपायर नहीं हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट, तो सबसेक्शन 2 में वो ग्राउंड्स है। ग्राउंड्स दोनों सबसेक्शंस में सेम है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑपोजिशन बोर्ड एंड इट्स प्रोसीडिंग। सेक्शन 25 subsection 3 provides that where any notice of opposition is duly given under subsection 2, the controller shall notify the patentee and constitute a board by order in writing to be known as the opposition board. सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 में अगर कोई ऑपोजिशन नोटिस फाइल होता है तो कंट्रोलर पेटेंटी को नोटिफाई करता है और एक ऑपोजिशन बोर्ड बनाता है। अभी हमने पढ़े थे ग्राउंड्स जो कि स्टेटेड थे सब सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 में कि पेटेंट ग्रांट होने के बाद उसके 1 साल तक आप नोटिस ऑफ ऑपोजिशन दे सकते हो। तो अगर ऐसी कोई ऑपोजिशन आपको आती है तो कंट्रोलर सबसे पहले पेटेंटी को नोटिफाई करता है कि एक ऑपोजिशन रिसीव हुआ है और फिर वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक बोर्ड दैट इज़ कॉल्ड द ऑपोजिशन बोर्ड। ये बोर्ड कुछ ऑफिसर्स से मिल के बनाया जाता है जो नोटिस ऑफ ऑपोजिशन और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन करते हैं एंड एग्जामिनेशन के बाद बोर्ड अपनी रिकमेंडेशन देता है। Subsection 4 provides that the controller shall, on receipt of the recommendation of the opposition board and after giving the patentee and the opponent an opportunity of being heard, order either to maintain or amend or revoke the patent. Section 25 subsection 4 कहता है कि कंट्रोलर बोर्ड की रिकमेंडेशन को देखने के बाद और पेटेंटी और ओपोनेंट को सुनने के बाद, दैट इज़ उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद डिसीजन लेता है कि पेटेंट को या तो मेंटेन किया जाए या उसको अमेंड किया जाए या उसको रिवोक कर दिया जाए। However, the controller while passing the order shall not take into account any personal document or secret trial or secret use in case the opposition is based on the grounds mentioned under subsection 2 clause D and E. Section 25 subsection 4 में ये बताया गया है कि अगर opposition grounds public knowledge या use पर based हो that is mentioned under clause D and E, तो controller personal documents या secret trials consider नहीं करेगा। For example, सपोज एक पर्सन ने पेटेंट ग्रांट होने के बाद ऑपोजिशन फाइल किया क्योंकि उसका मानना है कि पेटेंट पब्लिक डोमेन से रिलेटेड है। कंट्रोलर एक ऑपोजिशन बोर्ड बनाएगा जो इन्वेस्टिगेशन के बाद रिकमेंड करेगा कि पेटेंट रिवोक होना चाहिए। पेटेंटी को सुनने के बाद कंट्रोलर पेटेंट को रिवोक करने का ऑर्डर दे सकता है या फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट करने को कह सकता है। नेक्स्ट इज Section 26
controller to treat application as application of the opponent. सेक्शन 26 कहता है कि अगर ऑपोजिशन प्रोसीडिंग्स के दौरान कंट्रोलर को ये पता चलता है कि जो इन्वेंशन पेटेंट में क्लेम की गई है वो ओपोनेंट से रॉन्गफुली ली गई है, जो कि हमने पढ़ा था सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए में, तो कंट्रोलर पेटेंट को रिवोक कर सकता है। अगर ओपोनेंट रिक्वेस्ट करता है तो कंट्रोलर ये भी ऑर्डर दे सकता है कि पेटेंट ओपोनेंट के नाम पर अमेंड कर दिया जाए। अगर इन्वेंशन का सिर्फ कुछ पार्ट ओपोनेंट से लिया गया था तो कंट्रोलर ये भी ऑर्डर दे सकता है कि पेटेंट स्पेसिफिकेशन में उस पार्ट को हटा दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ एक पर्सन ने ऑपोजिशन फाइल करा और प्रूव कर दिया कि पेटेंटी ने उनकी इन्वेंशन से कुछ पार्ट्स कॉपी करे थे। अगर ये बात प्रूव हो जाती है तो कंट्रोलर पेटेंट को रिवोक करके ओपोनेंट के नाम पर अमेंड करने का ऑर्डर दे सकता है, या फिर सिर्फ वो पार्ट हटा सकता है जो ओपोनेंट से लिया गया था। इसका एडवांटेज ये होता है कि जो असली इन्वेंटर है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और गलत तरीके से पेटेंट लेने वालों को रोकने का सिस्टम बनाया जाता है। Now, let's quickly summarize all the sections that we have studied today. First was section 17. अगर पेटेंट एप्लीकेशन को पोस्ट डेट करना है तो कंट्रोलर की रिक्वेस्ट पर एप्लीकेशन को एक नई डेट से प्रोसीड करने का ऑर्डर मिल सकता है। पोस्ट डेटिंग की एक डिफाइंड लिमिट है, दैट इज़ 6 मंथ, और उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकती पोस्ट डेटेड। नेक्स्ट इज सेक्शन 18. अगर इन्वेंशन किसी दूसरे पेटेंट से मिलती जुलती है तो कंट्रोलर के पास ये प्रूफ करना होगा कि या तो दूसरा पेटेंट इनवैलिड है या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अमेंड करनी होगी। अगर इन्वेंशन दूसरे पेटेंट में क्लेम की गई है तो उसका रेफरेंस आपको इंसर्ट करना पड़ सकता है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 19, जिसमें था कि अगर एप्लीकेशन से रिलेटेड इन्वेंशन किसी दूसरे पेटेंट से ओवरलैप करती है तो कंट्रोलर को नोटिस इंसर्ट करने को कह सकता है। अगर दूसरा पेटेंट रिवोक हो जाता है या उसका क्लेम डिलीट हो जाता है या फिर वो इनवैलिड है तो रेफरेंस डिलीट करने की रिक्वेस्ट की जा सकती है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 20, अगर एप्लीकेंट या किसी और पर्सन का पेटेंट पर क्लेम होता है तो कंट्रोलर उस पेटेंट एप्लीकेशन को उनके नाम से प्रोसीड करने का ऑर्डर दे सकता है। जॉइंट एप्लीकेंट्स के केस में दूसरे जॉइंट एप्लीकेंट्स के कंसेंट इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 21, पेटेंट एप्लीकेशन को अबैंडन माना जाएगा अगर एप्लीकेंट कंट्रोलर के रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाइड टाइम में फुलफिल नहीं करता, एंड अगर हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है तो आपको एक टाइम एक्सटेंशन मिल सकता है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 25, जिसमें हमने पढ़े थे ऑपोजिशन के कुछ ग्राउंड्स, जो हमने पढ़ा था 2 पार्ट्स में। सब सेक्शन 1 में पेटेंट ग्रांट होने से पहले थे एंड सब सेक्शन 2 में पेटेंट ग्रांट होने के बाद 1 साल के अंदर ऑपोजिशन फाइल की जा सकती है, जो स्पेसिफिक ग्राउंड्स पर होती है, जो कि सेम थे दोनों सब सेक्शंस में, दैट वर प्रायर पब्लिकेशन, पब्लिक यूज़, ऑब्वियसनेस, रॉन्गफुल ऑब्टेनमेंट एक्सेट्रा। लास्ट हमने पढ़ा सेक्शन 26 कि अगर ऑपोजिशन में ये प्रूफ होता है कि इन्वेंशन ओपोनेंट से ली गई है तो कंट्रोलर पेटेंट को अमेंड करने का ऑर्डर दे सकता है या ओपोनेंट के नाम से पेटेंट प्रोसेस कर सकता है अगर उन्होंने पहले एप्लीकेशन फाइल किया गया था। So, that's a wrap up on understanding the patent opposition process and related sections. I hope you found these explanations clear and helpful. If you enjoyed this video, please like, share and subscribe to our channel. And if you have any questions or need further clarification, drop a comment below. See you in the next video. Thank you.